move ahead, I would now like to introduce our guest of honor for today, Dr. Bharat Sharan Singh. Professor Singh joined as its fourth chairman at Madhya Pradesh Private University Regulatory Commission, Bhopal, in the year 2020. At present, 47 private universities are functional under MPP URC. Further, 8 new private universities established during his tenure till date. Professor Singh obtained his MSc and PhD degree from Avdesh Pratap Singh University, Rewa. Before joining as the chairman of MPP URC, Dr. Singh worked as professor in the Department of Zoology at Pandit S.N. Shukla University, Shahdol, and was actively involved in teaching and guiding PhD research scholars. Besides this, he has the credit of establishing an advanced biotechnological research lab with the state-of-the-art facilities. He has published 6 books, more than 50 research papers in scientific referred journals and conferences. Professor Singh has been awarded the Gold Medal in the year 2015 from Zoological Society of India for his valuable scientific research contribution in zoology. He is also actively involved in various social works for upliftment of weaker sections of Indian society. I kindly request you, sir, to address the gathering. जागरण लेक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री हरिमोहन गुप्ता जी, आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री विनय सहस्त्र बुद्धे जी, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री उदय उमेश ललित जी, अभी चर्चा हो रही थी आपसे, कभी मीडिया सोशल मीडिया में आप यू ललित के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। अभी जिनका हमने बहुत ही प्रभावी वक्तव्य सुना, श्री सुमारी बालाजी, यहाँ पर अन्य बंधु जो उपस्थित है, श्री अभिषेक मोहन गुप्ता, प्रो चांसलर, कुलपति, कुल सचिव, गवर्निंग बॉडी के सम्मानीय सदस्यगण और आज के इस दीक्षांत समारोह के केंद्र बिंदु में निहित सभी आत्मीय विद्यार्थीगण जो आज एक प्रकार से एक व्यवस्था पूर्ण कर रहे हैं और ऐसे अवसर पर उनके पेरेंट्स, अभिभावक भी आते हैं, मैं उनको भी स्मरण करता हूं। सबसे पहले आप सभी को इस बात की बधाई, जैसे अपने यहाँ 4 आश्रम बताए जाते हैं, उनमें से एक आश्रम विद्यार्थी जीवन का रहता है जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम ऐसा कहते हैं। इसके बाद फिर दूसरा आश्रम प्रारंभ होता है गृहस्थ आश्रम। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था के आप ऊंचाई पर है, क्लाइमेक्स पर है, और वहीं दूसरी व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले हैं। यू हैव टू बिगिन विथ हेल्प ऑफ इट। और जिस व्यवस्था में आप प्रवेश कर रहे हैं वह व्यवस्था एकदम आपके लिए नई व्यवस्था होगी। यद्यपि उस व्यवस्था को भली भांति और सफलतापूर्वक उस व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाने के लिए ही आप लोग हर प्रकार से योग्य और योग्यतम उपाधि प्राप्त कर ली है। इतना जरूर जब भी विषय आएगा, हमें व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अभी आप कवर्ड थे। अब एक प्रकार से आप अंडर प्रोटेक्शन थे और उस प्रोटेक्शन लेयर में आपके सीनियर होते थे, आपके टीचर होते थे, चांसलर वाइस चांसलर होते थे, आपके पेरेंट्स और गार्जियन होते थे। कई बार तो संस्थाओं में हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें जो बहुत ही साधारण, यानी लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट भी रहते हैं, कई बार वह भी हमको सही मार्गदर्शन देते थे। वह व्यवस्था भी एक प्रकार से अब आपकी पृथक हो रही है। अब आपको जो कुछ भी करना है
वह आपके ही निर्णय होंगे। तो इस प्रकार से बहुत सोच समझ करके और हमको आगे बढ़ना है। और जैसा पूर्व में भी बताया गया, कुछ भी करने के पहले हमें अपना एक लक्ष्य, गोल निर्धारित करना ही होगा, क्योंकि हम सब युवा हैं। हम सब युवा मतलब आप लोग, और युवा तो एक फीलिंग है, जिसमें वो फीलिंग है वो सब युवा ही है। तो कहा जाता है कि लक्ष्य विहीन युवा नाविक विहीन नौका के समान होता है। तो इस प्रकार से हमको लक्ष्य के साथ ही रहना है, लक्ष्य के साथ ही चलना है। और जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक रूट भी बनाते हैं। इस मार्ग से हम जब चलेंगे तो हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और कई बार हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मार्ग भी तय कर लिया, किंतु चले नहीं तो अभी काम बनने वाला नहीं है। तो इसलिए उस मार्ग पर जब हम चल पड़ते हैं तो हम फिर सफलता के नज़दीक पहुंचने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा कि चलते हैं 1000 मंजिल की ओर, लेकिन पहुंचते हैं 2-4। जो पहुंचते हैं इसलिए नहीं पहुंच पाए कि वो बहुत योग्य थे, बल्कि लक्ष्य के पास इसलिए पहुंच पाए कि वह चलने का क्रम सातत्य से जारी रखा। जो नहीं पहुंच पाए, पहुंच सकते थे लेकिन चलने का क्रम ही छोड़ दिया। तो इस प्रकार से एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित लेकर के चलें। कई बार हमें लक्ष्य प्राप्त करने में असफलताएं भी मिल जाती हैं, बताया गया, किंतु इन असफलताओं से घबराना नहीं। हमको पुनः और वरिष्ठ लोगों की काउंसलिंग परामर्श के साथ फिर से खड़े होना है। एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा मोटिवेटर कौन होगा, जो अपने जीवन पर्यंत राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने आप को शिक्षक कहलाना पसंद करते थे और जीवन के अंतिम समय तक स्टूडेंट्स के बीच में ही मोटिवेट करते हुए अपने आप को बनाए रखा। और एपीजे अब्दुल कलाम स्वयं भी एयरफोर्स में पायलट के रिक्रूटमेंट में फेल हो गए थे। 8 पोस्ट थी और एपीजे अब्दुल कलाम का नंबर 9वां था। वह एयरफोर्स में पायलट नहीं बन पाए, डिसअपॉइंट हुए, किंतु डिफीट नहीं हुए। हमारे बीच में स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी बताया, ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। अरुणिमा सिन्हा who lost her both the legs in accident, disappoint but not defeat, और एवरेस्ट को फतेह करती है। तो इस प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम बाद में राष्ट्रपति बन जाते हैं, जो तीनों ही सेनाओं के चीफ हो जाते हैं, पायलट नहीं बन पाए थे। तो इस प्रकार से हमको हमेशा लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए लगे रहना है। आप लोग सब युवा हैं, ऊपर के बारे में बताया ही जाता है, युवा स्यात् साधु ध्यायकः आशिष्टो दृढ़िष्ठो बलिष्ठो तस्यं पृथ्वी सर्वे वित्तस्याय। तो इस प्रकार से आप अच्छा आचरण दिखाइए, गुड मैनर्ड रहिए, अच्छा अध्ययन करिए। ऐसा नहीं है कि आज के बाद पुस्तकों से आप मुक्ति पा लिए। आपको यह नहीं सोचना कि चलो आज मुक्त हो गए, आज के बाद किताबों को अलमारी में हमेशा के लिए बंद कर दो। ऐसा कर दोगे जीवन में ठहराव आ जाएगा, बल्कि और नई नई चीज़ें आप खोजते रहिए। कभी निराश नहीं होना, आशा कभी छोड़ना नहीं, और एक डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय, डेडिकेशन बना करके रखना है, डिटरमाइंड रखना है। और यदि युवा हैं तो युवा को तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, मजबूत होना ही चाहिए। मजबूत होने के लिए 2-4 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए व्हाट्सएप की दुनिया से अलग होना पड़ता है, और उस टाइमिंग में योग व्यायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, व्यायाम करिए। ऐसा कर पाएंगे तो आप हष्ट पुष्ट रहेंगे, और जब हष्ट पुष्ट रहेंगे तो कहते हैं कि अच्छा मस्तिष्क अच्छे स्वस्थ शरीर में ही रहता है। तो इस प्रकार से इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर के आगे बढ़ना है।
अब हमने पढ़ाई लिखाई कर लिया, अब पूरी तरह से हम दौड़ने के लिए तैयार हैं। अब दौड़ने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? नौकरी तो बहुत कम है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलाकर के 7-8% से ज़्यादा नहीं है, 10% मान लीजिए। तो भी हमको कुछ करना है। करने का जो एक ट्रेंड चला है हमारे देश में कि हमने अच्छा खूब पढ़ लिख लिया, इसके बाद वीज़ा बनवाए और उड़ गए। इसके बाद जो बचते हैं मल्टीनेशनल ढूंढते हैं, इसके बाद जो बचते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर ढूंढते हैं, इसके बाद कुछ लोग अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तलाश करते हैं। इसके बाद काफ़ी समय निकल जाता है, फिर सोचते हैं 2-4 साल 10 साल निकालने के बाद अब उम्र भी हो रही है, अब हम क्या करें। तो बेहतर है कि आप अभी से सोच लीजिए और अब 10 साल बर्बाद ना करिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें नौकरी के कतारों में नहीं, अपने पैरों में खड़े होना है। नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना है। और किस प्रकार से एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन भी है, कई प्रकार के पैकेज हैं, सब्सिडीज हैं। आप जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर बन करके आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी इकाई क्या कर सकते हैं, और आप 10-5 लोगों को डिप्लॉय करने की तैयारी करिए और उस मिशन को लेकर के चलिए। ऐसा कर पाएंगे तो वास्तव में 140 करोड़ की वाइब्रेंट डेमोग्राफी में यदि ऐसे 30-40 हज़ार यूथ भी निकल पड़ते हैं जो 2-4 लोगों को डिप्लॉय करें, तो वास्तव में जो अमृत महोत्सव का ये प्रसंग चल रहा है 75 वर्ष बाद और 2047 में जो स्थिति आएगी, इस 25 वर्ष के कालखंड में हमको वह अमृत तलाशना है, निकालना है। तो इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमको आगे बढ़ना है। दीक्षांत की बात तैत्तिरीय उपनिषद में आती है कि जब अध्यापन पूर्ण हो जाता था तो ऐसे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता था। और कुछ नहीं, दीक्षांत यानी शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा में कुछ वैल्यूज बेस चैप्टर और जुड़ जाते हैं, वही दीक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से दीक्षा यानी क्या? सत्यम बद धर्मम चर। गुरु यानी पितृ देवो भवो, मातृ देवो भवो, गुरु देवो भवो, सत्यम बद धर्मम चर। ये अभी जो प्रोसेसन आया तो ये जो धर्म ध्वज है ये आगे आगे चल रहा था। हमारे मानक संस्थाओं में सर्वोच्च स्थान इस धर्म ध्वज का रहता है। ये हमको हमेशा इस बात की प्रेरणा देता है, प्राचीन काल में जब राजाओं का राज्याभिषेक होता था और उस राज्याभिषेक के बाद 2 परिपाटी होती थी कि राजा राजगद्दी में बैठ कर के खड़ा होकर के दोनों हाथ उठा कर के कहता था अदंडोसी अदंडोसी अदंडोसी, यानी अब मैं दंड से ऊपर हूँ, मुझे दंड कोई नहीं दे सकता, जिसको भी दंड दूंगा तो मैं दूंगा। ऐसा एक परिपाटी थी। किंतु उसी समय उसी राजा का राज पुरोहित जिसका स्थान उसके भी ऊपर आता था, वह इस धर्म ध्वज को हाथ में लेकर के धर्म दंड को उसके सर में 3 बार मारता था, धर्म दंडोसी धर्म दंडोसी धर्म दंडोसी, यानी धर्म से ऊपर तुम भी नहीं हो। तो इस प्रकार का आचरण हम सबको करते हुए जाना है। और ऐसा आचरण करने में यदि हमको कहीं कोई संशय होती है तो उसका विवेक का उपयोग करिए कि क्या होना चाहिए। सत्यम बद धर्मम चर। लेकिन एक बात और है, सत्य का आचरण करने समय कृष्ण को नहीं भूलना। धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए कई बार असत्य भी धर्म से बड़ा हो जाता है। वो एक बड़ा इतिहास है। न्यायमूर्ति जी बैठे हुए हैं, मैं इस पर ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन कृष्ण नीति भी हमारे लिए आदर्श हो सकती है। तो इस प्रकार से विवेक का उपयोग करते हुए जब संशय हो तो फिर हमारे श्रेष्ठ जन, हमसे बड़े लोगों ने ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में क्या किया है, हमारे सर ने क्या किया है, हमारे
गार्जियन ने क्या किया है, हमारे कुलपति कुलाधिपति ने ऐसे समय पर क्या किया है, उनको फॉलो करिए। और फॉलो करते समय कहा जाता है यद्आचरित श्रेष्ठस्तस्त देवे तरो जनाय सा यत् प्रमाणम कुरुते लोक कस्तदानुवर्तते। इस प्रकार से जैसा श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं वैसा ही आचरण उनको फॉलो अनुगमन करने वाले लोग करते हैं। इस प्रकार से श्रेष्ठता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती है। अंतिम 1 मिनट में अपनी बात को पूरा करूंगा। दीक्षांत समारोह, ऐसा एक प्रसंग आता है कि एक आश्रम में गुरुकुल, जब हम गुरुकुल की बात करते हैं तो लोग बाग इतिहास में चले जाते हैं, फिर उसको कहीं ना कहीं लोग बाग अनेक चीजों से जोड़ते हैं। अरे गुरुकुल अरे कितना एडवांस वर्ड है, वैसा नहीं है कि किसी आश्रम में जाकर के और से झोपड़ी और ये ठीक है, वो अलग विषय है। गुरुकुल यानी टीचर्स फैमिली। आज यूजीसी, एआईसीटी, रेगुलेटरी बॉडीज एक रेशो तय करती है, एक टीचर 10 स्टूडेंट, एक टीचर 20 स्टूडेंट, यानी एक टीचर 10 स्टूडेंट, एक फैमिली है। यह एक गुरु और उसका कुल है, ये गुरु और एक इसका कुल है, ताकि उसके वह दर्शन कक्ष उसके विजिबिलिटी में रहता है, एक एक चीज पर वह निगरानी कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक टीचर और 400 विद्यार्थी, ये अनुपात फिर वो गुरुकुल बिगड़ जाएगा। तो ये है गुरुकुल, जिसको हम कहीं ना कहीं अन्यथा जोड़ते हैं। तो ऐसे एक आश्रम था, एक गुरुजी थे, 4 विद्यार्थी थे। यह हुआ कि आपकी पढ़ाई पूरी हुई, कल दीक्षांत समारोह होगा। उस दीक्षांत समारोह में छोटा मोटा कार्यक्रम करेंगे, यज्ञ हवन आदि करेंगे, थोड़ा बहुत उद्बोधन होगा, और इसके बाद ये चारों विद्यार्थी, ये देखिए 1 और 4 का अनुपात, आज यूजीसी आईसीटी कहती है 1 और 10 का अनुपात, इसे एडवांस व्यवस्था, ठीक है, 1 4 1 10, ये है गुरुकुल। तो इस प्रकार से कल हम कार्यक्रम करेंगे। कल उन्होंने गुरुजी ने एक टास्क दिया चारों विद्यार्थियों को, चारों विद्यार्थियों को बुलाया, बोला ऐसा है कि कुछ भोजन आदि के लिए, हवन आदि के लिए तुम चले जाओ जंगल, सूखी लकड़ी भी लाओ। दूसरे को बुलाया तुम पत्ते तोड़ लाओ दोना पत्तल बनाने के लिए। तीसरे को बुलाया तुम जलाशय से जल ले आओ। चौथे को बुलाया तुम फूल ले आओ। और चारों विद्यार्थी जंगल चले जाते हैं, और जब उनके लौटने का समय होता है तो गुरुजी उस मार्ग पर जहां से उनको वापस आना है कांटे बिखेर देते हैं और एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। वो चारों विद्यार्थी आते हैं, फूल लेकर के आया, उसने देखा इस मार्ग में तो कांटे बिखरे हुए हैं। उस विद्यार्थी ने कहा अरे ये पाठ्यक्रम में थोड़ी था कांटा बीनना, वह तो मैं युवा हूं, दाएं बाएं उछल कूद करके और समय पर पहुंच गया। ये भी था कितने समय पर सबको आ जाना है। दूसरा विद्यार्थी आया जल लेकर के, वह भी देखा अरे ये पाठ्यक्रम में थोड़ी था, जवान हूं, उछल कूद करके पहुंच गया। पत्ते लेकर के आया, वह भी उछल कूद करके पहुंच गया। लकड़ी लेकर के आया, उसने देखा अरे ये तो कांटा फैले हुए हैं, यद्यपि पाठ्यक्रम में तो नहीं था। उसने सोचा नहीं, इसको हटाते हुए चलना चाहिए। वह लकड़ी के गट्ठे को नीचे रखा, कांटे हटाया, फिर आगे बढ़ा, गट्ठा नीचे रखा, कांटे हटाया, फिर आगे बढ़ा। थोड़ा विलंब हो गया और इस स्थान पर पहुंचा, तब तक गुरुजी पहुंच चुके थे। गुरुजी ने कहा देखो ये सब तीनों विद्यार्थी समय पर लक्ष्य पूरा करके आ गए, और तुम लक्ष्य पूरा करके तो आए, लेकिन विलंब से क्यों आए? विद्यार्थी ने कहा गुरुदेव क्या करता, मार्ग में बहुत सारे कांटे पड़े थे। तो गुरुजी ने कहा तो क्या जरूरत थी, पड़े रहने देते। बोले नहीं गुरुदेव, वह आम मार्ग है, उस मार्ग पर बाल बच्चे निकलते हैं, बड़े बूढ़े निकलती हैं, माताएं बहनें भी निकलती हैं। कई बार ऐसी माताएं बहनें भी निकलती हैं जो उछल कूद नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सोचा हो सकता है गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ही हो जाए, समय में विलंब भी हो जाए, लेकिन इस कांटों को दूर करते हुए चलूं। और इस प्रकार से मैं ये काम करते हुए आया। गुरुजी ने कहा शाबाश, तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हुई। बाकी 3 लोगों की कहा कि कुछ दिन और पढ़ना पड़ेगा। तो हम ऐसा मान करके चलते हैं, आप सब चौथे प्रकार के विद्यार्थी हैं जिनकी दीक्षा आज पूर्ण हो रही है।
अब आप यहाँ से जब जाएंगे तो अपने क्षेत्र, अपनी गली मोहल्ले, जिस क्षेत्र पर निवास करते हैं, वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बनिए और उस ब्रांड एम्बेसडर के रूप में समाज में जो जितने प्रकार के कांटे फैले हुए हैं, वो कांटे अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जाता। उन कांटों को आप दूर करते हुए आगे बढ़िए। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुभम मिश्रा, राधा शर्मा, वाणी श्रीवास्तव।